तो बच्चों नाउ वी आर डिस्कसिंग FLT5 वाला टेस्ट तुम्हारा जो हुआ था, करेक्ट? Anyone remembers what were the topic of this FLT5? Topic were gravitation and rotation. Okay, so we'll discuss this. So first question number 26 of physics. Physics वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Yes. तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, बराबर है? जब भी कोई दो चार्जेस, मान लो एक, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, फिर हम इसको ग्रेविटेशन में अप्लाई करेंगे. सपोज जब हम एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, या सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम हमेशा टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना. तो ये मान लो एक नेगेटिव चार्ज है मेरा, ठीक. अब यहाँ पे छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब तुम इंफिनिटी से लाओगे, इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाओगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? इट विल डिक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होनी चाहिए ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? क्योंकि तो ये तो नेचुरली आ रहा है, ये अगर ऐसे से चल के आ रहा है, दिस इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल टू गो टुवर्ड्स दिस चार्ज, ठीक है. तो जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, ठीक है. तो इंफिनिटी पे अगर तुम देखोगे, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एट अ डिस्टेंस r इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन बाय -G m1 m2 by r, ठीक. दिस पोटेंशियल एनर्जी, या प्लस ले लेते हैं. जब तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे यहाँ पर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r, करेक्ट. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना आता है? नेगेटिव आ जाएगा. इंफिनिटी से इंफिनिटी पे 0 थी, एट अ डिस्टेंस r इतनी है तुम्हारी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी नेगेटिव आ जाती है, ठीक है. आई एम सॉरी, मैं जी के टर्म्स में लिख दिया, ये चार्जेस के टर्म्स में लिख दो. जी के टर्म्स में ये हो जाएगी, और चार्जेस के टर्म्स में तुम्हारी ये हो जाएगी के क्यू क्यू नॉट बाई आर माइनस के क्यू क्यू नॉट. और पोटेंशियल तुम्हें मालूम है क्या होता है? पोटेंशियल इज व्हाट? क्या होता है पोटेंशियल? यस, यू बाई एम, ठीक है. यहाँ पे पोटेंशियल होता है v इज u बाई क्यू नॉट. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? -Gm/r, ठीक है. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ओके. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. यहाँ पे बस नेगेटिव हो जाएगा. इन नेगेटिव क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? व्हाई दिस इज नेगेटिव, करेक्ट? ओके. तो अब देखो यहाँ पर जिसका ये सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, ये कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से a/√2 दूरी पे होगा, करेक्ट. ये मास है तुम्हारा m. तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे? पोटेंशियल कितना होगा? -Gm/a/√2, ठीक है, बराबर, ठीक है ना? ओके. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पर तो इतना हो गया, ये एक की वजह से हो गया, इस तरह इसकी वजह से भी होगा इतना ही, इसकी वजह से भी इतना ही होगा, और इसकी वजह से भी इतना ही होगा. तो टोटल v नेट कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ v. तो बताओ 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग -Gm4a/√2 which is equal to -4√2 Gm/a. 4√2 कितना हुआ? 4√2 कितना? √32. 4√2 is nothing but √32. तो
रूट ऑफ 32 माइनस gm/2. आंसर विल बी दिस. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. m और 9m एट ए डिस्टेंस r पे है ऑन द लाइन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए. ठीक है, ये m है और ये 9 है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पे जीरो हो? ओके, यस. तो कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होने की संभावना है? तो थोड़ा इधर को नीचे रख दे. यस, बताओ कहाँ पे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपना जीरो हो सकता है? तो मान लेते हैं जीरो हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. चलो ठीक है. यस, बताओ जल्दी, जीरो हो सकता है कि नहीं? इस पूरी लाइन में कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है. क्या जीरो हो सकता है? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो सकता है. ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारी जीरो है. ठीक है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारी जीरो है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स यहाँ पर हो गया 9 - x. तो फील्ड जीरो है मतलब क्या हुआ? जितना ये मास इसको इधर पे पुल कर रहा होगा उतना ही ये मास इसको यहाँ पे पुल कर रहा होगा. ठीक है, करेक्ट. तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये E1 और इसको बोल देता हूँ E2. सो E1 विल बी इक्वल टू E2. ठीक, E1 कितना हो गया? E1 हो गया G9m/9 - x का होल स्क्वायर. E2 कितना हो गया? Gm/x². Gm कैंसिल्स. ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? 9 - x/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 9 - x/x इज इक्वल टू 3. करेक्ट. +3 एंड -3. देखिए अगर +3 से नहीं है तो -3 ले लेंगे अपन. 9 - x इक्वल टू 3x. और हाँ बराबर. तो कितना आ गया ये? 9 इज इक्वल टू 4x. x इज इक्वल टू 9/4 फ्रॉम m. बराबर है, बराबर है. इज द वैल्यू मैचिंग? वैल्यू मैच हो रही है. एक सेकेंड. डिस्टेंस तुम्हें किसने बोला भी नहीं बच्चों मुझे? ये डिस्टेंस r दिया हुआ है ना. ठीक है, तो इसको मुझे r ही लेना पड़ेगा यहाँ पर. तो मेक दिस करेक्शन. मैं रेड वाला जो कर रहा हूँ करेक्शन है. ओके, r - x हो जाएगा. ठीक है, r - x हो जाएगा. ये भी r - x हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया. r - x इक्वल्स टू 3x. करेक्ट. सो r इज इक्वल टू 4x. तो x इज इक्वल टू r/4. ठीक है, 9 की जगह हमें बस r पुट कर देना. ठीक है, ओके. बस अब निकाल लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे. नहीं निकाल पाओगे तो व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? v इज इक्वल टू इसकी वजह से और इसकी वजह से -g m/x प्लस -g m/r - x. दोनों को ऐड कर देना बस हम. ठीक है,
कितना होगा माइनस जी एम अपॉन माइनस था 12 माइनस माइनस 16/3 जी एम बाई आर। तो ये आंसर आ रहा है, देखो माइनस 16 जी एम बाई आर, 16 बाई, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे भी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये r/4 होगा ना, तो 4 ऊपर गया, r माइनस r। वो 9m है सेकंड। हाँ यस ना, ये 9 है ना, 9। हाँ ठीक है, अभी आ जाएगा ना। तो कितना हो गया ये देखो, 3 तो कितना हो, 24 आ रहा है फिर तो। एक सेकेंड, रुको रुको, इसको एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे 9m है, यस मैंने गलती से ये ले लिया, तो बराबर है सब। ये 9m होगा ना, इंटू 9, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, -4 GM/r -9 GM/4 दिस इज -3r into 4 3, यस 3 दिस थिंग, तो बराबर है अभी। तो ये 12 4 16, तो -16 GM/r। ठीक है, दिस इज अ फाइनल आंसर। सो -16 GM/r, -16 GM/r। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रेडियाई ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, टेंजेंशियल एक्सिस एंड पैरेलल टू डायमीटर। तो सर्कुलर डिस्क का पहले देखो कैसे निकालेंगे। सर्कुलर डिस्क के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सर्कुलर डिस्क का ये है ना, ओके, कहाँ पे निकालना है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब क्या हुआ, समथिंग लाइक यहाँ इस एक्सिस पे निकालना। ठीक है, तो पहले तो देखो तुम, इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोगों ने किए भी एक क्लास में। तो ये मान लो आई एक्स है, ये आई वाई है, ठीक है, और ये आई है। तो पहले तुम आई वाई के लॉन्ग निकालो, तो आई एक्स जो होगा वो आई वाई के बराबर होगा, करेक्ट, और ये आई होगा, हो गया मान लो आई जेड है तुम्हारा। और तुम्हें क्या मालूम है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई। सो आई इज नथिंग बट आई जेड अपॉन 2। आई जेड कितना है, देखो रिंग के लिए तो आई जेड फॉर रिंग, रिंग के लिए कितना होगा आई जेड, mr²/2 होगा। और आई जेड फॉर डिस्क कितना होगा, mr²/4, mr²/2 हो जाएगा अपॉन 2, दैट मेक्स इट mr²/4। रिंग के लिए क्या होता है आई जेड, रिंग के लिए आई जेड होता है, रिंग के लिए, ठीक है, रिंग के लिए होता है mr², डिस्क के लिए होता है mr²/2। ठीक है, बराबर है। तो हमें आई वाई पता चल गया अभी। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आई वाई डैश ले लेते हैं इसको। सो आई वाई डैश कितना हो जाएगा, आई वाई प्लस mr²। तो आई वाई कितना हो गया, आई वाई हो गया, रिंग के लिए पहले देखते हैं, mr²/2 प्लस कितना हुआ, mr², विच मेक्स इट 3/2 mr²। ठीक है, उसी तरह ये कितना हो गया,
ये आई बाई डैश हो गया mr²/4 प्लस mr² which makes it 5/4 mr²। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? आई को हम क्या पुट कर देते हैं mk², तो k जो होता है वही होता है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा? ठीक है। और डिस्क के केस में कितना आएगा? ठीक है, बराबर। तो k ऑफ रिंग ऑन k ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कितना? ठीक, कितना हो गया ये? कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू √4/5। ठीक, तो कितना हुआ ये? कितना हुआ बच्चे, जल्दी से बताओ। 3/2 इंटू 4/5, 2 2 4, √6/5, √6/5। किसे किसका फाइंड करना है हमें? अच्छा, डिस्क का पहले करना है, डिस्क टू रिंग फाइंड करना है। हाँ, तो डिस्क टू रिंग 5/6 हो जाएगा। डिस्क टू रिंग 5/6। मैंने रिंग टू डिस्क निकाल लिया, अब डिस्क टू रिंग निकालेगा तो 5/6 आ जाएगा। बट एनीवेज ऑप्शन में वही है, करेक्ट। ओके, तो इसको पढ़ के बहुत अच्छे से करना इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि वो उसी पैटर्न में दिया रहता है रेशियो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे रूट अगर 6/5 रहता है तो गलती से तुम अगर उसको कर देते तो गलत हो जाता है तुम्हारा आंसर फिर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 था, क्वेश्चन नंबर 29 था। लेट अस सी नाउ। बॉडी को हमें वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट कितना? 6r तक, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो ये अर्थ की सरफेस हो गई। यहाँ पर मैं टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी -gm/r, -gm/m/r। ठीक है, करेक्ट। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को जब तुम स्लाइटली एक काइनेटिक एनर्जी दोगे, करेक्ट, तो कहां तक पहुंच जानी चाहिए? पहुंच जानी चाहिए यहां से 7r की दूरी पे, सॉरी 6r। 6r ये हो जाएगा, और एक सेकेंड, ये 6r हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हम अर्थ यहां से ले रहे हैं, तो दिस विल बी 7r। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? -gm/m/7r। और यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए इसके पास, करेक्ट। तो ये इस पॉइंट के एनर्जी एट दिस स्पॉट एंड एनर्जी एट दिस स्पॉट, दे बोथ हैव टू बी इक्वल। ठीक है, तो बस अब जस्ट इनको इक्वेट कर दो, -gmm/r प्लस हाफ ऑफ mv² equals to -gmm/7r mm। इट गोज ऑफ, कितना आ गया? कितना आ गया? gm/r माइनस gm/7r equals to half v², implies what? Six gm/7r equals to half v², तो कितना? 12/7 माइनस, तो v की वैल्यू कितनी हो गई?
अंडर रूट ऑफ 12 GM/7, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोले, सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर हैज मास 100 grams, this thing all thing, moment of inertia about the axis tangent to the ring, तो obviously axis tangent to the ring मतलब क्या हुआ, ये रिंग हो गई तुम्हारी, axis tangent to the ring is this, ठीक है, and perpendicular to the plane of the ring, perpendicular to the plane of the ring, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये this will be mr स्क्वायर, यहाँ पर है, यहाँ पे कितना होगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्यों, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर कौन सा रहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, करेक्ट, आईसीएम हो गया, यहाँ पे कितना होगा आईसीएम प्लस mr स्क्वायर, ठीक, तो वो लगा दो यहाँ पर, तो कितना हो गया ये, so we just need to calculate this value, ICM is how much, ये mr स्क्वायर कितना है, m is how much, r is how much, 5 स्क्वायर प्लस m is again I think into 2 को कर देते तो भी आ जाता था, तो कितना होगा 25 into 2 into 100, 50 into 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 5 into 10 raised to 3 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम है कुछ ऐसा ऑप्शन, केजी में लगता हो जाएगा अपना ये, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट करो तो 1/1000 into 10 raised to -4, it implies 5 into 10 raised to 3 into 10 raised to -7 kg मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 5, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। थर्टीएथ, ओके, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामोफोन रिकॉर्ड है और यहाँ पे तुमने कॉइन रख दिया है, अब ये तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड तो घूम रहा है गोल गोल ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, देखो क्या होगा, फ्रिक्शन, ये देखो ये इसको यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा या ये होगा, 1 होगा या 2 होगा, एटलीस्ट यही बता दो, क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, 1 या 2, यस 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 1 होगा ना बच्चों, 1 क्यों होगा, दिस विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, करेक्ट, और तो हम यहाँ पे बोलेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस शुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर r को बिकॉज़ ओमेगा के टर्म्स में रहेगा शायद ये, तो कहते हैं m ओमेगा स्क्वायर r भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, ये रेडियस के लॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r implies mu mg equals to m omega square r, m cancels, so omega is equal to mu g by r, so I think mu g by ये वाला ऑप्शन, ठीक है, so नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था कि नहीं था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, नहीं आ रहा है किसी का, श्रुति, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, करेक्ट, तो सपोज कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ की सरफेस के पास है, मतलब दिस डिस्टेंस इज नॉट वेरी, ये डिस्टेंस जो है ना, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज r, मतलब ये जो डिस्टेंस है तुम r के आसपास अप्रोक्सीमेट कर लेते हो, करेक्ट,
तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो जाएगा, व्हाट यू कैन से mv² ठीक है, इज इक्वल टू gm/r²। ठीक है, तो यहाँ देखो m कैंसिल्स, r कैंसिल्स, v हो गया √ऑफ, तो ये होती है बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मान लो अर्थ की सरफेस के पास कोई सैटेलाइट घूम रही होगी तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वेलोसिटी से ही घूम रही होगी। ठीक है, अर्थ के पास अगर कोई सैटेलाइट घूम रही होगी तो अप्रोक्सीमेटली इतनी सैटेलाइट से ही घूम रही होगी, इतनी वेलोसिटी से ही घूम रही होगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द हाइट ऑफ हाफ द अर्थ रेडियस। हाफ द अर्थ रेडियस मतलब कितना हुआ, mv² प्लस r/2 इक्वल्स टू gmm बाई कितना 3r/2। ठीक है, इट इम्प्लाइज व्हाट, mm कैंसिल्स, कितना बचा v²/3r/2 इक्वल्स टू gm/9r²/4। ठीक है, तो यहाँ से 3r कैंसिल आउट, 3 into r। ठीक है, तो v² इज इक्वल टू 2gm/3r। ये न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लो, इसको हम मान लेते हैं v'। दिस इज अ न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी v'। तो v' इतना हो गया 2/3 gm/r, तो gm/r इतना v है। दिस इज 2/3 टाइम्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, मान लो रिंग है मास m की और स्मॉल एलिमेंट हमने dm ले लिया यहाँ पर, तो इस लाइन के अलोंग व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब देखो, अगर तुम एक्चुअली में ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डिस्टेंस आ रही है हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, बराबर है। दिस डिस्टेंस r, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो e का e कितना हो गया, दिस इज e cos थीटा और ये हो गया e sin थीटा। ठीक है, बराबर है, e cos थीटा एंड e sin थीटा एंड दिस इज e। तो ऑब्वियसली अब देखो होगा क्या, जब नीचे वाला एलिमेंट भी तुम लोगे तो एक ऊपर वाला एलिमेंट आ गया e और एक नीचे वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो तुम नीचे वाले एलिमेंट का ये ऊपर आएगा e cos e sin थीटा, और इसका देखो e sin थीटा का यहाँ पर आ रहा है, तो e sin थीटा एक्चुअली ये वाला e sin थीटा विल गेट कैंसिल, केवल e cos थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। e sin थीटा वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्यों, देखो एक e ऐसा है तुम्हारा, एक e ऐसा है, तो जब तुम यहाँ पे इसको रिजोल्व करोगे तो e cos थीटा ही बचेगा ना, यहाँ पे देखो e cos थीटा बचा, e sin थीटा है दैट विल गेट कैंसिल आउट। होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे √8 मतलब ये अगर a1 है तो ये √8 टाइम्स a1 है। ठीक है, तो चलो एनीवेज, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो डीएम वाले मास की वजह से
what will be our gravitational field E? It will be G dm upon r square. ठीक है, G dm upon r square, ये हो गई अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड. बराबर है? यस नो? बराबर है ना बच्चों? यस नो बोलिए कुछ. करेक्ट, ई वैल्यू के, लेकिन हमें क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें ई cos थीटा वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो जी डी एम बाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ई cos थीटा चाहिए. हमें हमें ई थोड़ी ना चाहिए, हमें ई cos थीटा चाहिए. ई sin थीटा तो एनीवेज विल गेट कैंसिल आउट. तो यहाँ पे ई, जो ई नेट होगा दैट विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम आर स्क्वायर टाइम्स cos थीटा. ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा तो r देखो यहाँ पे. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, तो अब देख लेते हैं अपना cos, ये ई नेट की वैल्यू कितनी हुई. इसको इंटीग्रेट करोगे तो dm की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? जैसे यहाँ पे मास m1 हो गया r स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा. अब यहाँ पे देखो cos थीटा कितना है? cos थीटा √8, दिस थिंग कितना हो गया? 8 + 1 दैट इज 9a1. बराबर, तो cos थीटा विल बी 9/√8. 9/√8. 9/√8 जी m1 अपॉन रेडियस कितने? a1 स्क्वायर. बराबर है? बराबर है कि नहीं? इसी तरह इसका भी देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर इतना ही होगा. ओनली थिंग इज यहाँ पे कितना हो जाएगा? मास. अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी देखो बच्चों, जब तुम रिंग को ऐसे रख रहे हो, जब तुम ये m1 वाली रिंग को ऐसे रख, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस a1 √8a1 कितना है? ऐसा है. जब तुम रिंग को ऐसा रख रहे हो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे कैसा है? ऐसा है. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तो यहाँ पे इस वाले m1 की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, m2 वाले की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है. ठीक, तो वी कैन से अगर हमें इस पॉइंट पर, मतलब जब हम इसको ऐसे और इसको ऐसे रख देंगे, तो इसकी m1 की वजह से ऐसा आ जाएगा, इसकी वजह से ऐसा आ जाएगा. तो दोनों को इक्वल होना चाहिए. अगर यहाँ पर क्या चाहिए? अगर हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 चाहिए, तो ये हो जाएगा 9/8 जी m1 अपॉन a1 स्क्वायर 9/√8 जी m2 a2 स्क्वायर. तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, जी जी कैंसिल. क्या बचा? m1/m2 शुड बी इक्वल टू a1/a2 का होल स्क्वायर. आई थिंक ऐसा कुछ का ऑप्शन था ऊपर, a1 a2 का होल स्क्वायर. यस, अरे ये m2/m1 पूछा इसने. m2/m1 कितना हो जाएगा? मैंने m1/m2 ले लिया. m2/m1 विल बी a2/a1. तो a होना चाहिए. तो आई थिंक बच्चों ने मुझे कौन सा आंसर भेजा था? हाँ, a भेजा था. यस, गुड. ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या होगा? ओके, सो व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, मतलब यहाँ से 2 × 10⁻³ किलोमीटर, जो भी जितना भी रहेगा, इस पॉइंट पे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है. ठीक है, कितना है? 7.2 न्यूटन पर केजी. सॉरी, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज ई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो कितनी होगी यहाँ पे? कितनी होगी ई की वैल्यू? तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? दिस इज एक्चुअली, इसको हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखेंगे, बाद में सब वैल्यूज पुट कर लेंगे. ई विल बी जी एम आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये h r + h
का होल स्क्वायर, सो दिस इज गिवन एज 7.2 न्यूटन पर केजी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी निकालना है। बी कितना होगा, माइनस जीएम अपॉन आर प्लस एच का, आर प्लस एच रहेगा, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीएम जो है, यहाँ पर जीएम तो कितने 7.2 आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस जीएम को यहाँ पे पुट कर दोगे, बी इज इक्वल, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अपॉन आर प्लस एच, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 7.2 इंटू 6 पॉइंट कितना 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 रहता है किलोमीटर्स, 6 पॉइंट किलोमीटर्स में ले लेते हैं इसको। बताओ जल्दी से कितना होगा रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स होता है, 6400 किलोमीटर्स which is 6.4 into 10⁻³ into 10⁻³ 10⁻6 plus 2 into 10⁻6 इतना मीटर्स, करेक्ट। तो ये आ गया, क्या डिफिकल्टी है, 7.2 into 8.4 into 10⁻6 कितना हुआ, 8.4 into 7 point I think 60 रहेगा। अच्छा इसमें है क्या, ठीक है चलो, 8 से 64 ना, तो 60 हो, यही हो जाएगा। देखो ये मेरे ख्याल से तो ये बी वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका, तो करके भी देख लेते हैं। तो प्रिडिक्शन किया मैंने, यस 60.48 के आसपास। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं सॉल्व भी नहीं करना है, 8 से 64 के आसपास होता है, करेक्ट। 8 से 64 के आसपास होता है ना, तो बस यहाँ पे तुम्हारा ये इसी रेंज में कुछ तो आएगा आंसर। तो देख के तुम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये इसका वैल्यू होगा 60 माइनस 60.5 इंटू 10⁻6। ठीक है, चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35 नाउ। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है इस पॉइंट के अबाउट कितना रहता है, आई 2/, वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 रहता है ना, mr²। ठीक है, सो I1/I2 जो होगा ये कितना होगा, रेडियस तो दोनों का सेम है, m1। अगर तुम्हें मान लो ये याद भी नहीं आ रहा है तो तुम इस यहाँ पे कुछ k मान के चल लो, करेक्ट। तो m1/m2 इट विल बी, बिकॉज रेडियस तो सेम है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा बताओ, इससे कोई सिंपल क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, मास के अंदर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ बच्चों, इससे सिंपल क्वेश्चन, अभी R1 R2 तो इक्वल है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया तुम्हारा। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको क्या चाहिए बताओ। ठीक है, तो 35 का सी हो गया। टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास m था तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, बॉल है समझ लो कोई। अब जब ये बॉल यहाँ पे आई 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 यहाँ पर आई, तो जब ये बॉल यहाँ पर आएगी ना, ओके, तो क्या पूछा था, हॉरिजॉन्टल। तो इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब समझे बॉल यहाँ पर ऐसे है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस बॉल का वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। तो पहले तो हम इस बॉल का वेलोसिटी निकालते हैं, इस पॉइंट पे कितना हो, तो वेलोसिटी कितना होगा, तो हमें क्या मालूम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी है 3 mgr। ठीक है, दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन वर्क डन कर रहे हैं, ग्रेविटी कर रही है, नॉर्मल कर रही है,
ठीक है, और आई थिंक फ्रिक्शन है, तो आई थिंक फ्रिक्शन को हम ये मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो है, तो वर्क डन के ग्रेविटी करेगी, तो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, तो दिस माइनस दिस, तो एम एम गोस, कितना वीबी कितना हो गया 6 GR, रूट ऑफ 6 GR, ठीक है, वीबी इज रूट ऑफ 6 GR। सर लेकिन वो रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा ना? होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आप लोगे तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये सब भी देना चाहिए इनको, सर वो ठीक है। हमने कुछ तो फॉर्मूला देखा था ना कि वो रोल करने के बाद वेलोसिटी कितनी या फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो फॉर्मूला था ना, उससे कर सकते हैं क्या? नहीं, बट अगर रोल कर फ्रिक्शन अगर तुम्हें यहाँ पे लगाना है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाएगा ये। आई मीन इफ यू जस्ट अप्लाई फ्रिक्शन ओवर हियर, आप लगा सकते हो, बट पहली बात तो आपको म्यू और ये सब दिया रहना चाहिए, करेक्ट, और यहाँ पे इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि इट इज, अभी मान लो रोलिंग भी हो रहा है, स्लिपिंग भी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, देन व्हाट यू विल डू ना, तो बेटर इज लेट्स अज्यूम फ्रिक्शन इज एब्सेंट ओनली, क्योंकि अगर रहता तो बोलता ना इसमें फ्रिक्शन है कुछ ऐसा ना। ओके। करके देखते, नहीं आते तो विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स, एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर देखो कि अब मेनली यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए ना हमें, और वैसे भी अगर तुम अगर तुम ऐसा अज्यूम करते हो फ्रिक्शन है मान लो यहाँ पर, करेक्ट, एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी आया, अगर तुम ऐसा अज्यूम करते हो यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, करेक्ट, और अगर ये रोल करे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी आल्सो बी जीरो एक्चुअली, अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा होगा ना तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्चुअली यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ओके। करेक्ट, क्यों क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो मतलब अभी ऐसा समझो, अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी यहाँ पे अगर तुम ऐसा अज्यूम भी कर लेते हो कि फ्रिक्शन है और वो रोल करे, स्टिल वर्क डन बाय फ्रिक्शन तुम्हारा जीरो ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। बट यहाँ पर इसको आप पॉइंट मास की तरह स्फीयर को ले लो, नहीं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके लिए फिर रेडियस और ये सब भी पता रहना चाहिए हमें, तो एटलीस्ट उतना हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, तो चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी अपना जीरो हो गया। आई बात समझ में श्रुति? यस सर। ओके, तो वी बी इज रूट ऑफ 6 GR यहाँ पर हो गया, और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे summation of all the forces acting along radius should be equal to mv square by r। तो अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली लग रहा होगा ना, बराबर है, तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रही वही पूछा ना इसने, द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना mv स्क्वायर बाई r, तो कितना हो गया ये mv स्क्वायर बाई r, बराबर है ना ये 3 दिस थिंग यहाँ, तो वीवी कितना है 6G, तो 6GR पे ये आना चाहिए, 6mg आना चाहिए, फिर तो अपना कुछ डेटा मिस हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों, अपना आंसर वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर ना, तो यहाँ पर आई थिंक वी हैव टू कंसीडर रोटेशनल वाला चीज, यहाँ पे कंसीडर करके देखते हैं फिर, करेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दे जस्ट कंसीडर इट लाइक अ स्लाइडिंग वाली चीज की तरह इसको कंसीडर करते हैं, तो अभी यहाँ दैट मीन्स हमें यहाँ पर जो जो ये जो मास है, इसको अगर हमने स्फीयर लिया तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा, जल्दी से इसको कंसीडर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो चलो दैट मीन्स इससे तो अपना आंसर नहीं आ रहा है, बराबर, तो अभी हमें यहाँ पर रोटेशनल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया वर्क डन किसकी किसकी वजह से होगा, वर्क डन होगा ग्रेविटी की वजह से, वर्क डन होगा फ्रिक्शन की वजह से, वर्क डन होगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, फ्रिक्शन और नॉर्मल की वजह से तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ 3 mg, ये तो इतना ही रहेगा,
बराबर है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी, इस पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मुझे जल्दी से बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर का ये कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी से बताओ बच्चों कितना होता है। हाफ अभी बताया था मैंने, 2/3 होता है ना, कितना होता है, 2 बाई 2/5। 2/5 होता है। हाँ यार 2/5 होता है, यस मैंने ऊपर गलती से 2/3 लिख दिया था क्या, एक सेकंड पे मैंने यहाँ पे, तो इसको जस्ट चेंज कर लेना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 होता है। ठीक है, सो 2/5 m r स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे, रोल्स विदाउट रेस्ट विदाउट, वहां रोल्स विदाउट स्लिपिंग, एक्चुअली विदाउट स्लिपिंग दिया तो यहाँ पे रोटेशन का हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर है। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 3 mgr इक्वल्स टू 7 mv स्क्वायर अपॉन 10, बराबर है। तो यहाँ पे अपना एम तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो v की वैल्यू आ गई 30gr/7, 30gr/, हाँ तो ये v हो गया ना अपना, बराबर है। तब इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर लगा दोगे तो हो जाएगा m इंटू 30gr/7 इंटू आर, तो आर कैंसिल विच इज 30/7 mg। तो b इज द करेक्ट आंसर, लुक्स लाइक, बराबर है, सही आंसर सही आ रहा है ना। हाँ आंसर इज करेक्ट, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। तो बस यहाँ पर देखो कभी कभी क्या रहता है, जैसे अभी यहाँ पर इसको एक्चुअली में पढ़ोगे तो विदाउट स्लीपिंग और ये सब बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स थोड़ा बहुत दिमाग में रखो कि रोटेशन का तुम्हें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा फिर यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है ना, √2gm/r। तो g2 इस तो कांस्टेंट है, m और r देखो क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी रो, और 4/3 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑन r। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि, तो फाइनली यू कैन सी एस्केप वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और रेडियस, दोनों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सी विल बी द ऑप्शन। सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब इसका फाइनली देखो क्या हुआ, इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया, इसका जो रेडियस है वो 1/n ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो गया, करेक्ट। सो I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, I1 कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर ना, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा, ओके। और जब इसका रेडियस श्रिंक हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/5 m, मास उतने ही रहने वाला, r/n ओमेगा डैश मान लिया पर, तो कितना हुआ 2/5 m, 2/5 m गोज ऑफ ओमेगा डैश इज इक्वल टू, कितना देगा ओमेगा डैश
equal to n square omega, n square omega. This will be the answer. समझ में आ गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे जस्ट हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया. ओके, एंगुलर मोमेंटम इज I1 ओमेगा 1. Loop is rotating about an axis parallel to one of its diameter. About one of its axis and tangent to the loop. Yes, यहाँ पे करेक्ट. कभी हमने देखा था इसका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इस लाइन के अबाउट कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वायर है ना, तो ये दिस विल बी mr²/2 और ये कितना रहेगा 3/2 mr². आया किसी का? ओके, लेट अस सी. या आई थिंक सही है आंसर. या ठीक है, बराबर है. तब देखो ये हमें 3/2 mr² निकालना है यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ पे मास देखो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ d है. ठीक है, लेंथ ऑफ द लूप कितना है, लेंथ ऑफ द लूप l है, तो टोटल मास m कितना हो जाएगा, d into l विल बी द टोटल मास. ठीक है, और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी देखो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो L इज इक्वल टू 2πr, बराबर. तो R इज इक्वल टू L अपॉन 2π. तो रेडियस ये हो जाएगा, मास इतना हो जाएगा. बस अब हमें जस्ट यहाँ पे पुट कर देना इसको. dl into radius is L² upon 3/8 pi square dl³. ठीक है ना, 3/8 dl³ pi square. इसका इसका आंसर कितना हो जाएगा, समझ में है ना आपको? बहुत ही सिंपल है. देखो, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, d इंटू एल कर दो, मास आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे मास एक बार तुम्हारा आ गया, तो रेडियस के लिए L अपॉन 2π कर दो. ठीक है, करेक्ट. एंड देन 3/2 इंटू mr² पुट कर दो. ठीक है, तो इसका आंसर ए. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. जब वो अपने हाथ ऐसे खुला रखता है, मतलब इस टर्न टेबल पर है, जब अपने हाथ ऐसे खुला रखे है, तो मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, और जैसे अपने हाथ को बंद कर लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I/4 हो गया. ठीक है, तब समझो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी ओमेगा भी कंजर्व रहना चाहिए यहाँ पे. तब यहाँ पर अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आई ओमेगा ना, 4 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा. नहीं, कितना, हाँ बराबर 4 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ओमेगा कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ये. ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. करेक्ट, तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज ke, और ये कितनी हो गई, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, I/4 16 ओमेगा स्क्वायर 4 यहाँ, दिस इज 4 टाइम्स द ke हो गया. करेक्ट, तो बस परसेंटेज चेंज कितना हो गया,
फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 3k, इनिशियल कितना है k इंटू 100%, कितना है 300%, इंक्रीजेस बाय 300%। समझी बात? समझ में आई बात? देखो अगर मान लो अर्थ रेस्ट पर रहती, ठीक है, अर्थ अगर मान लो रेस्ट पर रहती, ठीक, तो अभी तुम्हारा जो वेट होता है कितना होता, W, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होता, नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू W। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं वो, अर्थ जो है वो घूमनी चाहिए विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा वेट कितना लग रहा है, n, और कहाँ पे सेंट्रिप, अगर अर्थ के फ्रेम से देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा तुम्हारा, which will equal to m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, w n नॉट ले लेते हैं, w should be equal to n plus m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कितना होना चाहिए n, कि वेट कौन मेजर करेगा, वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से मेजर होगा ना, तो n की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2/5 ऑफ w, ठीक है। तो बस यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना, w इज इक्वल टू स्क्वायर r, w माइनस ठीक है, ठीक है ना। तो ये m क्या है बेसिकली, यहाँ पे m इज मास ऑफ, किसका मास है ये, मास ऑफ दिस पर्सन, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और w को हम क्या लिख सकते हैं, w को हम लिख सकते हैं w को हम लिख सकते हैं mg m ओमेगा स्क्वायर r, m और m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास 3/5 g/re, तो ओमेगा क्या लिखते हैं 3/5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 3/5 रूट ऑफ g/re। So this is our answer for question number 41। इसका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल है ना, बराबर है कि नहीं, दिस इज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक चार्ज स्फीयर लेते हो, बराबर है, लेट्स से यू टेक अ चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। अब तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगा दो, यहाँ बना दो गॉसियन सरफेस यहाँ पर, तो क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके बाहर कोई फील्ड नहीं होगी, उसी लॉजिक से तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर ये मान लो मास m है और यहाँ पे तुमने लगा दी गॉसियन सरफेस, तो क्योंकि इसके अंदर कोई क्या नहीं है, इसके अंदर कोई क्या नहीं है बच्चों, जल्दी से बताओ, मास नहीं है, तो इस सरफेस पे कोई भी फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो उस लॉजिक से हम इसको ऐसे सोच सकते हैं इसको। ग्रेविटेशन में भी गॉस लॉ लगा सकते हो आप, ठीक है, बट यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इस सरफेस के अंदर कोई भी मास नहीं है, तो इट विल गिव यू अ जीरो फील्ड। यहाँ पर देखो 10 रिवॉल्यूशन 5 सेकेंड में, 10 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड्स, तो 1 रिवॉल्यूशन इन 0.5 सेकेंड्स, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/t, 2π, which is how much
4 pi radian per second. B is the option. बहुत टफ था क्या? देखो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, तो यहाँ पे इन जूल्स आई थिंक इट वाज नॉट एडेड, बट ठीक है, आप एनर्जी हमेशा जूल्स में निकालोगे, करेक्ट? सो एस्केप वेलोसिटी कितना है तुम्हारे यहाँ पे? रूट ऑफ 2gm by r, radius of earth, which happens to be 150 meter per second. तो gm by r जो है कितना हो गया? gm by r कितना हो गया? 150 का होल स्क्वायर बाय 2, 150 का होल स्क्वायर कितना है? 2250, ठीक, gm है। और आपको मालूम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस gm by r, इक्वल टू माइनस gm by r तुमने निकाली है यहाँ से, दिस इज माइनस 11 चूज 1125 कितना हो गया? 1.125 into 10⁻³ joules। इनका जो जूता दिख रहा है, B is the answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो इसको तुम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो इस सिनेरियो को। ये मानो तुम्हारा एक शेल है, ठीक है, बराबर। अब इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस हो गया r, इसका हो गया रेडियस r। लेट्स गोइंग, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हमें क्या पता है, E is equal to minus dv by dr, बराबर है। E is equal to minus dv by dr, ठीक है ना? यस नो? और इसके अंदर हमने अभी देखा था E जो है वो तो 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर E 0 है मतलब इसका जो डेरिवेटिव है dv by dr ये कितना होना चाहिए? dv by dr इज 0, तो dv by dr 0 है मतलब v की वैल्यू क्या होगी? v इज एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए तुम्हारा जो v आएगा ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद v क्या होता है? v इज व्हाट? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इस पॉइंट के बाद से v की वैल्यू जो है वो इट विल गो टुवर्ड्स 0, तो इसका जो आंसर है इट विल बी दिस ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, ठीक है। जल्दी से बताओ। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी के अबाउट, करेक्ट। तो m वाला मास तो इस पर ही है, तो r 0 हो गया इसका, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m into a square plus 3m into 2a का होल स्क्वायर प्लस 4m into 3a का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 2ma स्क्वायर, 4 3 सा 12ma स्क्वायर, 9 4 सा 36 ma स्क्वायर, 36 plus 14 ma स्क्वायर, 4 6 4 4 10 10 ना 4 10 5 50 ma स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 50 ma स्क्वायर, x की वैल्यू हो गई 50, तो ये जो x है बस 50, ठीक है। समझ में आई बात?
देखो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में वो इतना घूम लेता है, मतलब 10/π, मतलब वॉट एवर दिस नंबर इज, इतने टाइम उसका रिवोल्यूशन है, 10/π रिवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर और वो अपनी जगह पर ही घूम रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है तुम्हें, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया तो तुम इसका क्या निकाल सकते हो? यस बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया तो व्हाट कैन यू टेक आउट फ्रॉम दिस? तुम यहां से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो जनरली जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया तो एंगुलर वेलोसिटी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2πn। बेसिकली टाइम पीरियड तुम्हें पता चल गया ना, तुम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लो या फिर तुम इसको 2π/t लिख लो। ठीक है, तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो सॉलिड सिलेंडर जो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज π/10 सेकेंड्स। एक रिवोल्यूशन को करने का जो जो टाइम पीरियड है दैट इज π/10 सेकेंड। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से तुम ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे। ओमेगा कितना आ गया? 2π × 10/π विच इज 20 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से आई की वैल्यू निकालो। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है आई? सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है? कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल है, mr²/2, मास इज 2, रेडियस इज mr²/2। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ½ I ω²। ½ I कितना हो गया? 0.0। कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया? 2 जूल्स। ठीक है, बराबर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। ये जो मास है 3 kg है, इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्ट्रिंग अगर तुमने खींचा with the force of 30 न्यूटन, स्ट्रिंग को तुमने खींचा with the force of 30 न्यूटन्स, करेक्ट, और स्ट्रिंग बाउंस विदाउट स्लिप, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? तो पहले तो देखो टॉर्क, टॉर्क निकालो। टॉर्क इज व्हाट? r क्रॉस f ना, तो 0.4, how much is the torque? Torque is 12 न्यूटन मीटर्स। ठीक, और यहाँ पे I कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ना, mr²। तो मास कितना दिया? 3 kg, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 3 × 0.48, तो दिस इज टोटल। ठीक है, 0.48 kg मीटर स्क्वायर। और बस तुम्हें पता चले टॉर्क इज इक्वल टू आई। कितना सिंपल कंसेप्ट लग रहा है बच्चों यहाँ पे। 12 is equal to 0.48 times alpha, so alpha is 12/4। कितना हो गया? 12/4 सा अल्फा की वैल्यू आ गई अपनी 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गई बात सभी बच्चों को?
यहाँ पर देखो, आई थिंक माय वॉइस वाज नॉट देयर, तो सरफेस पे देखो कितना रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी रहेगा, बिकॉज इट सेज 4%, तो इस हाइट, इस पॉइंट पर जी कितना हो जाएगा, 0.04 ऑफ जी। ठीक है, अब तुम्हें पता है जी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेट्स एट सम हाइट h अगर निकालना है तो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बस अब जी डैश तुम्हें मालूम है, जी डैश कितना है, इतना 0.04 जी, इसको हमें पुट कर दो, और जी भी तुम्हें मालूम है, जी कितना होता है, सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है। अब व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज, करेक्ट, व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज कितना आ जाएगा, जी केवल जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी एम अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 ऑल दिस थिंग। तो फाइनली तुम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा r is equal to 0.2 r plus 0.2 h आएगा, which gives you 0.8 r is equal to 0.2 h. Finally, h comes out to be 4 r. Okay. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 by I2, क्या ये दिस इज व्हाट, दिस इज, मान लो इसका मास m1 है, इसका रेडियस r1 स्क्वायर, इसका मास m2, इसका रेडियस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, करेक्ट। अब देखो ये रिंग है तुम्हारी, ये क्या है, रिंग है ना, ये तो रिंग है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वायर से बनाया इसको, तो इसकी जो लीनियर डेंसिटी होगी, देखो हर जगह हमें डेंसिटी नहीं लगाना, हम यहाँ पे लीनियर डेंसिटी लगा देंगे, तो इसकी लीनियर डेंसिटी हो जाएगी, वो अगर मान लो मैंने डी पकड़ ली, बिकॉज इज यूनिफॉर्म वायर, तो इसकी लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो लीनियर डेंसिटी इज डी। ओके, तो अगर लीनियर डेंसिटी डी है तो इसकी देखो टोटल लेंथ कितनी है इस वायर की, टोटल लेंथ इज 2 पाई r1, करेक्ट, डेंसिटी कितनी है डी, दिस इज गोइंग टू बी द मास m1, इस तरह m2 कितना हो जाएगा, 2 पाई r2 into d। लीनियर डेंसिटी क्या होता है, लीनियर डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, बराबर है, व्हिच इज गिवन एज d। करेक्ट है बच्चों, यस नो, चलिए, तो यहाँ पर अभी हम कर देंगे I1 by I2 इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर अपॉन m2 r2 स्क्वायर equals to 2 pi r1d upon r1 square upon 2 pi r2d into r2 square, 2 pi d cancels, 2 pi d cancels, क्या बच गया, r1 cube, r1 by r2 का whole cube is 2, therefore r1 by r2 is 2, sorry this is 8, 8 है ना, I1 I2 देखो ये किसके बराबर था, ये I1 I2 के बराबर था, मतलब I1 I2 जो होगा वो R1 R2 के क्यूब के बराबर होगा, तो R1 R2 का जो क्यूब हुआ वो 8 हुआ, तो R1 R2 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, यस नो, यस सर। so with this we also end discussion of FLT 5, ओके बच्चों।